स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रजिया सुल्तान का इमेज है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को पढ़ लिया है। ठीक है, कल वाला वीडियो जो था वो रजिया सुल्तान के पिता जो थे इल्तुतमिश, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पहले वो रजिया को क्या करते हैं, सुल्तान की घोषित कर देते हैं। ठीक है, सुल्तान घोषित कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि 40 लोगों का एक समूह बनता था जो क्या करते थे, जो एक तरीके से सुल्तान बनते थे, उनकी नियुक्ति का काम किया करते थे। ठीक है, लेकिन जो ये 40 सुल्तान थे उनको ये चीज समझ नहीं आती थी। ठीक है, उनको ये चीज समझ नहीं आई कि रजिया सुल्तान एक महारानी के रूप में बने। ठीक, तो उनका स्टार्टिंग से ही विरोध होने लगा। विरोध के चलते क्या हुआ कि ये सारी चीजें कैसे बदलती हैं उसको हम धीरे धीरे करके देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, उत्तराधिकारी किसको बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया रजिया सुल्तान को। ठीक, लेकिन रजिया सुल्तान तो महिला थी। और ये बात जो है वो जो सरदार और उलेमा वर्ग थे, जो दिल्ली पे एक तरीके से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से गद्दी को प्रभावित करते थे। ठीक है, दिल्ली के गद्दी को प्रभावित करते हैं। तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान को वो लोग रजिया को सुल्तान नहीं बनाते, बल्कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका पुत्र रहता है शाह तुर्कन। हम कल आप लोगों को बताए थे कि वो एक नाचने वाली रहती हैं दरबार में। ठीक है, तो वो शाह तुर्कन और इल्तुतमिश का एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है फिरोज शाह। क्या नाम रहता है? फिरोज शाह, या इसका आपको पूरा नाम मिलेगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, तो इसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। के बाद गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा शासक नहीं बनने के योग्य रहता है। इन्हीं सब वजहों से ही सुल्तान ने किया था कि अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि उनके जो पुत्र हैं वो अच्छे शासक नहीं बन पाएंगे। तो इसी के कारण बाद में रुकनुद्दीन फिरोज को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है और रजिया को, ठीक है, रजिया को सुल्तान बना दिया जाता है। रजिया को 1236 में, रजिया को 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती हैं। लेकिन ये बात जो होती है, ये बात और सबको नहीं पसंद आती है। जो उलेमा वर्ग होते हैं, ठीक है, जो अमीर सरदार होते हैं, उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आती है कि एक महिला शासिका हमारे यहाँ हो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो रजिया होती है ना, ये अगर हम देखें तो मध्यकालीन विश्व में पहली महिला सुल्तान थी। रजिया जो थी ये मध्यकालीन, एक आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि जो रजिया सुल्तान थी वो मध्यकाल की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, या ऐसे ही लिख लीजिए, मध्यकालीन महिला शासकों में पहली महिला शासक रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान बनी।
ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, जो रुकनुद्दीन फिरोज रहता है ना, सब लोग चाहते हैं कि वो गद्दी पर बैठे, लेकिन उसके जो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत अच्छे काम नहीं थे कि वो एक तरीके से राजा बन सके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इल्तुतमिश ने पहले ही रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था, तो रजिया को क्या किया जाता है, गद्दी पर बैठाया जाता है। तो जब मध्यकाल हम देखते हैं तो मध्यकालीन महिला शासकों में पहली जो महिला शासक बनी वो कौन बना था, रजिया सुल्तान बनी थी। इसके पहले अगर हम देखेंगे, इसके पहले प्राचीन भारत में अगर हम देखेंगे तो पूर्व में जो प्राचीन मिस्र और ईरान था वहां पे महिलाएं जो थी वो शासिका के रूप में काम कर चुकी थी। रजिया जो थी वो ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाई थी। 3 वर्ष 3 वर्ष 8 माह तक इन्होंने शासन किया था। ठीक ठीक है, 3 वर्ष 8 माह तक इन्होंने शासन किया। लेकिन इसी टाइम पे क्या होता है कि जो उलेमा वर्ग होते हैं इनका विरोध करना शुरू कर देते हैं, इनके प्रति षड्यंत्र शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है और इसलिए ये क्या कर रही थी कि जनता के बीच में न्याय मांगने के लिए, जनता के बीच में न्याय मांगने के लिए ये लाल वस्त्र धारण करती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जनता के बीच न्याय मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र धारण करती थी। ठीक, क्योंकि जो रजिया सुल्तान थी वो पुरुषों का वेश धारण करने लगी, महिलाओं का वस्त्र त्याग दी, पर्दे के पीछे ना शासन करके वो सभा में बैठना शुरू कर दी, गद्दी पर बैठना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरा जो उलेमा वर्ग था, ठीक है, उलेमा वर्ग था, जो सरदार थे वो उनसे नाराज रहने लगे और षड्यंत्र करके उनको हटाना चाहे, जिसकी वजह से बाद में रजिया को दर दर भटकना पड़ा और वो जा करके जनता के बीच में क्या करती थी, न्याय मांगती थी कि मुझे गद्दी पर बैठना है। चूंकि न्याय ये इसलिए मांगती थी क्योंकि ये बहुत अच्छा काम किए, जितने दिन भी ये थी, ठीक है, उतने दिन का अच्छा काम हुआ, इसकी वजह से इनको पता था कि अगर हम जाएंगे जनता के बीच में तो हमें एक तरीके से न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली पर क्या होता है कि जो उलेमा वर्ग होते हैं, सरदार वर्ग होते हैं, उनका विशेष तौर से अधिकार होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो रजिया होती हैं उनका एक सिपह सलाहकार होता है। ठीक है, सिपह सलाहकार होता है जिसका नाम होता है याकूब। ठीक है, तो पहले याकूब से इनके बहुत चर्चे रहते हैं कि याकूब इनका बहुत ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो याकूब को लेकर के इनको बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। बाद में क्या होता है कि जो याकूब होता है उसको भेज दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है युद्ध पर। ठीक है, तो वो चीज अभी देख रहे हैं, पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए। याकूब नामक एक दास, एक दास रजिया का सिपह सलाहकार, सिपह सलाहकार था। ठीक है, तो देखिए रजिया का जो सिपह सलाहकार था वो कौन था, याकूब था। सिपह सलाहकार मतलब परामर्शदाता माना जाता है। ठीक है, तो याकूब से लेकर के रजिया को लोगों ने बहुत ज्यादा गलत नजर से देखा कि याकूब और रजिया के संबंध अच्छे नहीं है, जिसके चलते रजिया को बाद में और भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि विरोधों का सामना करना पड़ता है। बाद में याकूब जो होते हैं वो भटिंडा के एक सूबेदार होते हैं अल्तुनिया। ठीक है, वो उनसे युद्ध करने जाता है तो याकूब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, जो रजिया सुल्तान होती हैं वो भटिंडा के सूबेदार से, अल्तुनिया से विवाह कर लेती हैं। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। रजिया ने भटिंडा के सूबेदार, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ, अल्तुनिया के साथ विवाह किया। ठीक है,
तो इस तरीके से देखिए रजिया के बारे में बहुत कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बस उनका शासनकाल जो होता है वो 3 वर्ष 8 माह तक ही रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा ये फेमस नहीं हुई। ठीक है, फेमस इसलिए है क्योंकि जब हम मध्यकाल देखते हैं तो वो मात्र एक महिला शासिका स्टार्टिंग में मिलती हैं, पहली महिला शासिका मिलती हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम ज्यादा फेमस मिलेगा आपको रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, और इनका जो एक तरीके से कह सकते हैं इनका पूरा जो समय बीता, इनका जो 3 वर्ष 8 माह से यानी कि 3 से 4 वर्ष का जो समय बीता इनके शासनकाल का, ये बहुत विरोधों से भरा हुआ था। जो उलेमा वर्ग थे वो कभी महिला शासिका को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए इनका समय जो था वो बहुत खराब बीता। ठीक है, अब देखिए रजिया सुल्तान को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अमीर वर्ग जो होते हैं वो रजिया सुल्तान को हटा देते हैं। अब रजिया को हटा करके क्या करते हैं, उनके भाई जो होते हैं, उनके जो एक तरीके से कह सकते हैं भतीजे होते हैं, उनको एक एक करके गद्दी पर बैठाया जाता है। तो बीच में एक लोग गद्दी पर बैठते हैं जिसका नाम रहता है नासरुद्दीन नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद। ये कब से कब तक गद्दी पर बैठे रहते हैं, तो 1246 से लेकर के 1265 के बीच में ये गद्दी पर रहते हैं। ठीक है, 1246 से लेकर के 1265 के बीच में इनका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको गद्दी पर जो बैठाने का काम करता है वो 40 तुर्क अमीरों का जो कह सकते हैं सरदार होते हैं, ठीक ना, उन्होंने इनको गद्दी पर बैठाया। तो लेकिन बाद में क्या होता है, वो उनको गद्दी से उतारना भी चाहते हैं। अब देखिए जो 40 अमीर तुर्क थे वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुके थे कि वो जिसको चाहते थे वो गद्दी से हटा देते थे और जिसको चाहते थे गद्दी पर बिठा देते थे। ठीक है, तो जो 40 तुर्की अमीर सरदार थे, उन्होंने क्या किया कि नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया। तो इस पॉइंट को नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। 40 तुर्की अमीर सरदारों ने नासुरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, उन्हीं एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बलवन नाम का एक उसमें रहता है, ठीक है, बलवन नाम का एक अमीर रहता है जिसका नाम क्या होता है, बलवन होता है। ये बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे कह सकते हैं कि अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है। और 1265 में नसरुद्दीन के बाद कौन गद्दी पर बैठता है, बलवन बैठता है। देखिए बलवन जो होता है वो इनका उत्तराधिकारी एक तरीके से देखें हम तो नहीं रहता है। ये क्या होता है, 40 तुर्कों की की पूरी एक कमेटी होती है, उसमें एक तुर्क वो भी होता है। तो 40 तुर्कों में से बलवन नामक सरदार 1265 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बलवन के बारे में जानते हैं, बहुत ज्यादा चीजें फेमस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, हम बलवन को भी पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज बलवन के बारे में जान लीजिए कि जो बलवन होता है ना, जो बलवन होता है वो क्या करता है कि नसरुद्दीन महमूद को जहर देकर के उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नसरुद्दीन सॉरी, ये महमूद होना चाहिए, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद की हत्या
की हत्या बलवन ने जहर देकर किया। ठीक है, जहर देकर के उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। नायब ए मुमलकात के पद पर नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को बिठाया था। वो इतना ज्यादा, बलवन जो है वो इतना ज्यादा नसरुद्दीन महमूद के नजर में अच्छा बन चुका था, लेकिन बाद में वो क्या करता है, विश्वासघात करता है और नसरुद्दीन महमूद को क्या कर देता है, जहर दे करके उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से शुरू से देख लेते हैं। देखिए, इल्तुतमिश के बाद क्या होता है, इल्तुतमिश अपने शासन काल में ही वो जान जाते हैं कि जो उनके पुत्र हैं, ठीक है, वो पुत्र उनके अच्छे से शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसको घोषित किया, रजिया को घोषित कर दिया। ठीक है, रजिया को घोषित कर दिया कि रजिया ही क्या होंगी, हमारे शासन की अगली शासिका होंगे। ठीक, बाद में क्या होता है कि जो सुल्तान वर्ग होते हैं, सॉरी, जो कह सकते हैं उलेमा वर्ग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एक महिला हमारे यहाँ शासिका बने। इसीलिए जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो जो उलेमा वर्ग होते हैं वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या करते हैं, गद्दी पर बिठा देते हैं। लेकिन ये योग्य तो था नहीं। बाद में क्या होता है कि इनको गद्दी से हटा करके रजिया सुल्तान को 1236 में गद्दी पर बिठाया जाता है। और जब हम देखते हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में ये पहली महिला शासिका होती हैं। इनका शासनकाल कितने वर्ष चलता है, 3 वर्ष 8 माह तक चलता है। लेकिन ये क्या करती हैं, पुरुषों का वेश धारण करने लगती हैं। ठीक है, किसका वेश धारण करती हैं, पुरुषों का वेश धारण करती हैं, पुरुषों का वेश धारण करती हैं। और साथ ही साथ क्या करती हैं कि दरबार में ये पूरी तरीके से सबके सामने बैठती हैं। ठीक है, दरबार में सबके सामने बैठना शुरू कर देती हैं, पर्दे के पीछे से ये शासन नहीं करना चाहती हैं। तो इसकी वजह से इनका विरोध होना शुरू हो जाता है। जो सरदार होते हैं, जो उलेमा वर्ग होते हैं, ये रजिया सुल्तान का विरोध करने लगते हैं, इनके प्रति षड्यंत्र करने लगते हैं कि कैसे इनको हम हटाएं। षड्यंत्र क्यों करना पड़ता है, क्योंकि रजिया जो होती है ये अच्छे काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये जनता में फेमस हो चुकी थी। ठीक है, तो इनको हटाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो इसकी वजह से षड्यंत्र करना ये शुरू कर देते हैं। जब इनको हटा दिया जाता है तो रजिया सुल्तान जनता के बीच में न्याय मांगने के लिए जाती हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, गद्दी से हटाकर। तो जब ये न्याय मांगने जाती हैं तो लाल वस्त्र पहन करके जाती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लाल वस्त्र पे ज्यादा उसको अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, वो पूछा जाता है कि किस तरह का वो वस्त्र धारण करके जाती थी न्याय मांगने, तो लाल वस्त्र धारण करके जाती थी। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में जो देखा जाता है, वो याकूब नाम के जो एक कह सकते हैं दास होते हैं, इनके साथ इनका बहुत ही ज्यादा संबंध लेकर के चर्चित होता है। जो इनका क्या होता है, एक सिपह सलाहकार होता है। और बाद में जो रजिया सुल्तान होती हैं वो भटिंडा के एक सूबेदार होते हैं अल्तुनिया, उनसे इनका विवाह हो जाता है और बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद में क्या होता है कि रजिया के बाद लगातार उनके भाई और उनके भतीजों को गद्दी पर बैठाया जाता है। नसरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश के पौत्र होते हैं, उनको 1246 में गद्दी पर बैठाया जाता है और 1265 तक वो शासन करते हैं। ठीक है, इनको कौन बैठाते हैं, तो 40 तुर्कों का जो अमीर सरदार होता है वो उनको गद्दी पर बैठाते हैं। ठीक है, और उन्हीं तुर्कों में से एक बलवन नाम का सरदार होता है जो बहुत ही ज्यादा अपने आप को सुदृढ़ कर लेता है, मजबूत कर लेता है। बाद में वो क्या करता है, नसरुद्दीन महमूद को जहर देकर के उनकी हत्या कर देता है और 1265 में दिल्ली की गद्दी पर वो बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक दिल्ली सल्तनत में क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऐबक। किसको पढ़ा, ऐबक को पढ़ा। ऐबक के बाद हम लोगों ने पढ़ा इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इल्तुतमिश को पढ़ा हम लोगों ने। इल्तुतमिश के बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा, इल्तुतमिश के बाद हम लोगों ने आज पढ़ा रजिया सुल्तान को। किसको पढ़ा, रजिया सुल्तान को पढ़ा। ठीक है, और रजिया के बाद हम लोगों ने किसको पढ़ा, रजिया के बाद हम लोगों ने नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ा। ठीक है, तो इल्तुतमिश को पढ़ा। ठीक है, किसको पढ़ा, रजिया को पढ़ा, और रजिया के बाद किसको पढ़ा, नासरुद्दीन को पढ़ा। ठीक है,
अब हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे बलवन के बारे में, ठीक है। बलवन के बारे में पढ़ेंगे जो 40 अमीर तुर्कों में रहता है, ठीक है। ये इतना बुद्धिमान होता है ना कि इसका जो शासन काल होता है बहुत ज्यादा फेमस होता है दिल्ली सल्तनत में। तो इसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा ऐप है गाइज, यहाँ पे आप लोगो देख रहे हैं, ठीक है। आप इसको आराम से जाकर के प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। इस ऐप पर आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ और एसएसटी के आपको कॉम्बो कोर्स पेड कोर्स के तौर पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो इनको अलग अलग भी ले सकते हैं और इनको आप एक में भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो आप लोग हम लोगों से पूरा का पूरा यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनका आपको पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपको इस ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री कास्ट ऑफ, बिल्कुल आपको ₹1 भी नहीं देना है, कास्ट ऑफ फ्री है, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगा। और डीएलएड से रिलेटेड जो बुक्स वगैरह आपको लगते हैं, ठीक है, जो बुक्स आपको लगते हैं या हम कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे सॉल्व फॉर्म में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कास्ट। और दूसरी चीज ये भी कि जो सीटेट और यूपी टेट का पेपर होता है, ठीक है, सीटेट और यूपी टेट का पेपर होता है, इसके पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ और एसएसटी के पेड कोर्स और बाकी सब कुछ यहाँ पे फ्री के तौर पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप जा करके उसको ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है, उसको विजिट करिए। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।